Hello viewers, today I am going to make competency focused practice question concluding part, means last questions of that paper given by Council for Physics ICSE class 10 for the year 2024-25. In next question, diagram shows 4 solid plastic balls with wires fitted on a wooden base. A person shakes a wooden base to and fro, forward and backward periodically. It is observed that even the balls start vibrating. जब हम बेस को हिला रहे हैं तो balls भी vibrate हो रही हैं. It is also observed that all balls vibrate, but only one ball vibrates vigorously. सबकी तो frequency match नहीं करेगी. तो explain why only one ball vibrates vigorously. तेजी से क्यों एक बॉल हिलेगी? Because frequency of vibration of wooden base is equal to the natural frequency of only one wire. जिस एक से नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी उस केस के मतलब जिसके वुडन बेस की फ्री जो आ रही है वाइब्रेशन उसके साथ मैच करेगी फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास अब आ रही है फोर्स वाली, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो एक वायर की मैच कर जाएगी उस केस में हमारे पास रेजोनेंस हो जाएगी. इफ FA, FB, FC, FD are the natural frequency of the vibrations of wires, then arrange them in the increasing order of their frequency and give reason. Now, frequency of vibration किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? जितनी लेंथ लिया हमने, वाइब्रेटिंग लेंथ, लेंथ यानी जितनी इसकी जो आपने बोला ना कि वायर की लेंथ आती है, तो वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. यानी अगर हमने उनकी फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना है तो जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी आएगी, लेस फ्रीक्वेंसी से शुरू करना है. लेस फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? जिसकी लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी. तो मोर लेंथ इनमें से किसकी है? डी की है. इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डी जो होगी वो सबसे कम होगी. इससे मोर लेंथ इसकी है तो इससे कम लेंथ किसकी हो जाएगी? ए की, यानी एफ ए आ गया. उसके बाद इससे किसकी है? सी की. अब एफ सी आ गया और लास्ट में क्या आ जाएगा? एफ बी. तो एफ बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सबसे ज्यादा हो गई. एफ बी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो मोर फ्रीक्वेंसी है. क्यों? क्योंकि इसकी लेस लेंथ है. लेस लेंथ है, यहाँ पर मोर लेंथ हमने स्टार्ट किया तो फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जा रही हैं. तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. सबसे लीस्ट है और सबसे मोर हो जाएगी, यानी मैक्सिमम हो जाएगी एफ बी की फ्रीक्वेंसी. In question number 85, the diagram shows a glass prism of critical angle 42 degree. Redraw the diagram and complete the path of light ray PQ till it emerges out of the prism. तो हमें बाकी के एंगल्स बनाने हैं और डायग्राम को रीड्रॉ करना है. तो रीड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि 90 डिग्री से आ रही है. कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट करती है नॉर्मली तो इट गोज अनडेविएटेड, यानी यहाँ से यहाँ तक अनडेविएटेड जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट आगे चले जाएगी. यहाँ जाएगी तो इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी. जब ए बी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ 90 के अलावा दूसरा एंगल बन रहा है 48, यानी कि यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाएगी इस सरफेस के लिए? वो होगा 48 डिग्री का. 48 डिग्री बनाया है यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है. हमारा क्रिटिकल एंगल क्वेश्चन में 42 गिवन है तो 48 है, इट मींस TIR होगी. तो फर्स्ट सरफेस से तो नॉर्मली आ गई यानी कि विदाउट डेविएशन. अब यहाँ से TIR होगी. जब TIR होगी तो यहाँ से ये जाएगी और यहाँ भी कितना एंगल बनेगा? क्योंकि I और R बराबर होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, तो ये 48 हो जाएगा. अब अगर यहाँ 48 हुआ तो ये टोटल पूरा एंगल कितना है? 90, यानी कि ये टोटल एंगल कितना, नॉर्मल कितना एंगल बनाता है? 90, यानी यहाँ ये 48 हो गया. तो ये जो रिमेनिंग एंगल यहाँ पर हमारे पास बच रहा है, चाहे तो आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, ये एंगल आ जाएगा 42 डिग्री. अब इसी छोटे से ट्राइंगल को देखने की कोशिश करते हैं. लेट इट बी एन ले लेते हैं हम इसको, तो बी एन और यहाँ पर भी हम एम ले लेते हैं. तो बी एन एम ट्राइंगल के अंदर देखने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है. दिस एंगल इज 42 जो अभी हमने कैलकुलेट किया. तो अब ये कितना आ जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 है, ये 42, तो ये कितना आ गया? 48. इट मींस ये एंगल हमारे पास आ गया 48. अब हम आएंगे नॉर्मल के साथ, क्योंकि एंगल हम किसको कंसीडर करते हैं? जो इनकमिंग रेज हमारा नॉर्मल के साथ बनाती है. तो इफ दिस इज 48 तो नॉर्मल के साथ कितना बनेगा? 90 माइनस 48, यानी कितना हो गया? 42. यानी इस पॉइंट पे जो एंगल बना रही है ये हो गया 42, यानी यहां पर भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 42. अब 42 क्या है? हमारा क्रिटिकल एंगल. जब क्रिटिकल एंगल 42 होगा तो लाइट रे सरफेस पे ही रह जाएगी, तो इस सरफेस पे ही स्ट्रेट चले जाएगी आगे. तो इस तरह से आपका ये डायग्राम कंप्लीट होने वाला है. तो रीड्रॉ हमने कर दिया, कंप्लीट पाथ हमने बना दिया. दोबारा से देखिए
क्यू पी रे आ रही है, स्टार्टिंग में नॉर्मली आ रही है तो इंसिडेंट होगी नॉर्मली, तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चले जाएगी। दूसरी सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होता है, यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म 48 दिया है, तो यही एंगल 48 यहाँ पर बनेगा। जब 48 बनेगा तो 48 42 से ग्रेटर हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, यानी टी आई आर विल ऑकर। तो टी आई आर होगा तो ये भी 48 बनाती हुई लाइट रे आगे चली जाएगी। जब जाएगी तो यहाँ 48 से बाकी के एंगल को हम ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, पर ये मेथड ज्यादा इजी है कि अगर आप देखेंगे नॉर्मल है तो ये 48 है तो ये 42 हो जाएगा। जब यहाँ 42 हो गया, ये 90 एंगल सम प्रॉपर्टी से ये अंदर का एंगल 48 आ गया, फिर ये नॉर्मल है तो ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। आप चाहें तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, तब भी 42 है तो भी 42 ही आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ मैंने आपको इजी मेथड से बताया, ये 42 हो गया। अब 42 हो गया तो सेम क्रिटिकल एंगल जितना ही आ गया, इसीलिए लाइट रे सरफेस पे ही आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द नेट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे पी क्यू व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म, बाहर निकलेगी। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। I1 कितने, जितने एंगल से आ रही है यानी कि 90, I2 कितने, जितने से बाहर निकल रही है, यहाँ नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है 90, तो ये भी 90। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 48, यहां से आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 48। अब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 132, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 132 डिग्री। In next question, the circuit depicted in the figure is employed to study Ohm's law rather than employing a conventional resistor. Ohm's law के लिए हम क्या लगाते हैं, resistor लगाते हैं नॉर्मल। यहाँ पर हम ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ L लगा रहे हैं एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A हमने यूज किया है, विच इज हाफ फिल्ड विद मर्करी ऑफ रेजिस्टिविटी D दिया है। नॉर्मली हम रो यूज करते हैं, यहाँ पर हमें D दिया है। इज कनेक्टेड टू द सर्किट वायर 2 इलेक्ट्रोड्स E1 and E2. These electrodes are linked to a battery with an EMF of E and negligible internal resistance R. उसने बोला इग्नोर कर दो, negligible है। Provide the answer in term of A, L, D and E. तो resistance of the mercury in the tube कितना हो जाएगा? We all know the formula for resistance is R is equal to rho L upon A. लेकिन हमारे केस में रेजिस्टिविटी को हमने D से दिखाना है, लेंथ तो L ही रह रही है, लेकिन उसने बोला हाफ फिल्ड विद मर्करी, तो हाफ फील्ड मतलब एरिया हाफ हो गया, तो A अपॉन 2 हो गया, यानी कि ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, यानी कितना आपके पास आ गया 2dl अपॉन A, ये हमारे पास आ जाएगी रेजिस्टेंस जो फर्स्ट केस में है। तो 2dl अपॉन A। बी पार्ट में एमीटर की रीडिंग, एमीटर क्या शो करता है, करंट शो करता है, तो इट मींस करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, जितना हमने लिया है। अब V यहाँ पर कितना है, EMF है, क्योंकि उसने बोला कि वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं है, तो वोल्टमीटर क्या दिखाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। इस समय के लिए टर्मिनल वोल्टेज और EMF बराबर हो जाएंगे, और हमारे क्वेश्चन में EMF को हमने E से दिखाना है, तो E अपॉन रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला 2dl अपॉन A। तो ये A कहां चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा, और 2dl ये आपके पास करंट की रीडिंग आ जाएगी EA अपॉन 2dl। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, वोल्टमीटर की रीडिंग पूरी यही है, तो जो हमें E से दिखाया है तो हम E को ही लेंगे, क्योंकि हमें बता तो दिया कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो E ही रहेगा हमारे पास आंसर, यानी EMF ही वोल्टमीटर की टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग और EMF की रीडिंग सेम रहेगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं है। Which of the measurements are altered when the tube is entirely filled with mercury? हमने यहाँ पर एरिया हाफ किया था, अगर एरिया हाफ नहीं किया, हमने पूरा एरिया रहने दिया, तो इससे किस पे फर्क पड़ जाएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। एंड व्हेनेवर रेजिस्टेंस चेंज इन अ सर्किट, तो इंपैक्ट किस पे आता है, करंट चेंज हो जाएगा, तो करंट चेंज होगा तो इससे किसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, एमीटर की रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, एमीटर की रीडिंग में चेंज आ जाएगा। In next question, two students are conducting experiments with identical 100 gram mass simple pendulum. तो 100 ग्राम का मास दिया हुआ है, मास इज गिवन एज 100 ग्राम, हमें उसको 1000 से डिवाइड करना है ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/10 केजी की हमारे पास मास आ गया। Each raising the bob 5 मीटर above the mean position, यानी हमने उठाया हुआ मीन पोजीशन से, यानी कि h जो है वो हमारे पास आ गया 5 मीटर। The graph depicting the relationship between distance from the mean position, इस तरफ हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, दोनों तरफ दिखाया हमने, मीन बीच में दिखा दी और इधर ये डिस्टेंस है। एंड वेलोसिटीज इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, और वेलोसिटी हमने इस तरफ के मीटर पर सेकंड में, तो इधर हमारे पास वेलोसिटी आ रही है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है दोनों ही केसेस में, और नीचे हमारे पास मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस गिवन है।
डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट द पाथ फॉलोड बाय स्टूडेंट 1 इज डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि पहले स्टूडेंट ने जो वैल्यू कैलकुलेट किया, जो डाटा कैलकुलेट किया है, उसके हिसाब से कोई फ्रिक्शन हो ही नहीं रही है। तो हम पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम कितना है 1/10, 10 हमने जी को ले लिया और एच हमारे पास 5 है, यानी कितना आ गया आपके पास 5 जूल। अब इसी फर्स्ट स्टूडेंट का अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर के लिए हाफ, मास हमने हमें लिखा 1/10 और वी स्क्वायर हमें यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, यहाँ पर से कॉरेस्पॉन्डिंग 10 लिखा है, तो 10 को 2 बार ले लेंगे यानी कि 100 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 को इससे काटोगे तो फिर से आ गया 5 जूल। यानी हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब कोई फ्रिक्शनल एनर्जी वेस्ट हो ही नहीं रही है, ऑल द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। हालांकि ये आइडियल केस है, तो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट का नहीं आ रहा, ये हमने दिखा दिया। In B part, does the situation involving student 2 exhibit a breach of the law of conservation of energy? तो क्या इस केस में कुछ वायोलेट हो रहा है? तो उसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि क्या वायोलेट हो रहा है, क्या लॉ वायोलेट हो रहा है। तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टूडेंट के ग्राफ में। तो कितना आ जाएगा, हाफ एम कितना लिया हमने 1/10 अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, एंड वी स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 8 है, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 हो गया, 8 4 जा 32/10 यानी कि 3.2 जूल आ रहा है। अब टोटल पोटेंशियल कितनी उसने प्रोवाइड की थी, 5 जूल दी थी, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो रही है 3.2, यानी कि 5 में से 3.2 कम हो रहा है। तो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, 1.8 जूल जो है वो वर्क डन जो हो रहा है वो यूज नहीं हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हमारा यूज हो गया है। तो अब वो पूछ रहे क्या दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का वायोलेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि रिड्यूस तो हो ही सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने इंप्रूवमेंट पेपर में भी सॉल्व किया था जो इस साल का फिजिक्स का आया था। तो हम क्या लिखेंगे, नो केस विल वायोलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें एज इट इज रहा जो कि आइडियल केस है, और इसमें थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है क्योंकि जो फ्रिक्शनल में कन्वर्ट हुआ है इस वजह से थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, बस वायोलेशन नहीं है। In question number 88 from chapter sound, examine the graph depicting the transmitted T and reflected R waves. हमें दिखाया गया T और R waves दिखाई हैं, तो ये ट्रांसमिटेड है और ये इस केस में R1 आ गया हमारे पास। इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांसमिटेड है और वो वाली रिसीव हो रही है। तो ट्रांसमीटर आपने पढ़ा तो हुआ है, इस बार उन्होंने आपको दिखाने की भी कोशिश की है। तो ट्रांसमीटर से जा रही है यानी कि T और रिफ्लेक्टेड होके आ रही है R waves फ्रॉम सबमेरिन्स A and B which are equipped with a device emitted ultrasonic sounds। कौन सा डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स एमिट कर रहा है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकंड गिवन है। नेम द डिवाइस यूज्ड हियर, ये आपको पता ही है कौन सी डिवाइस यूज करते हैं हम, सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई इज अल्ट्रासोनिक साउंड यूज्ड इन दिस डिवाइस, बिकॉज इट हैज हाई एनर्जी कंटेंट, इट इज यूनिडायरेक्शनल, तो ऐसा कोई भी रीजन आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट, विच सबमरीन इज क्लोजर टू बी, अब कौन सी पास में है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कितने टाइम बाद हमारे पास वापिस आ रही है। यहां से देखिए 10 पे गई है और 40 पे आई है, यानी टोटल यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है हमारे पास, 30 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है रिफ्लेक्टेड साउंड को वापस आने में। यहाँ 30 पे गई है और 50 पे वापस आ गई है, यानी कितना टाइम लग रहा है हमारे को, 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो जिसमें कम टाइम लग रहा है वो वाली सबमरीन हमारे ज्यादा पास है, जाने और आने का टाइम अगर कम लग रहा है तो वो ज्यादा पास है, तो इन्हें 20 सेकेंड्स लग रहा है इस वाले केस में, क्योंकि हम इधर क्या दिखा रहे हैं, टाइम है, और इस तरफ जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम किस में लग रहा है, इसमें 30, इसमें 20, तो इट मींस हम क्या कहेंगे, सबमरीन बी इज क्लोजर। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट सबमरीन, तो कितना डिस्टेंस है। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला यू ऑल नो, इट इज इक्वल टू VT/2। V हमें क्वेश्चन में 1500 गिवन है, वाटर के अंदर की स्पीड, इंटू T टाइम इसने कितना लिया है, इसके केस में 20 और नीचे आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 10, यानी कि 15 और ये 3 zeros 15,000, और क्योंकि हमने ये डिस्टेंस निकाला है तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में। अगर आप चाहो तो इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 3 ही जीरो है, तो 15 किलोमीटर भी वी कैन ऑल्सो राइट, पर मीटर में भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि ऐसा यूनिट तो हमारे पास मीटर ही होता है। इन क्वेश्चन नंबर 89, in the above circuit diagram, calculate the power consumed in the circuit when the switch S1 is closed. If switch S1 is closed, तो करंट यहां से आएगा और ये अगर क्लोज है तो यहां से पूरा करंट का पाथ बन रहा है, यहां से जाके यहां से वापस आ जाएगा। इट मींस ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास पैरेलल में आ जाएंगे। तो पैरेलल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/RP इज इक्वल टू
1/20 प्लस 1/60। आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 60 का एलसीएम 60 ही हो गया, 20 है तो 3 आ गया, 60 है तो 1 आ गया। इट मीन्स 4/60 यानी कि 1/15, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 15 ओम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। अब वी स्क्वायर की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 5 वोल्ट, तो 5 का कितना हो गया, 5 इंटू 5 अपॉन आर हमने अभी 15 निकाला है, तो 5 3 15 मीन्स 5/3 आ गया। 5/3 को कैलकुलेट करेंगे तो 1.20 मीन 186667, यानी कि 1.67 हम उसका अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे। तो पावर इतने वॉट हमारे पास कंज्यूम हो रही है व्हेन दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल इफ दिस S1 is closed and S2 is open. Now in second part, the switch S2 is closed. अब हमने इस स्विच S2 को क्लोज कर दिया है एंड स्विच S1 इज ओपन। अगर S1 ओपन है तो यहां से ओपन है, तो करंट यहां से जाएगा, इट मीन्स 20 और 20 वाले पाथ से ये वापस आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 20 ओम की। इट मीन्स अगर हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इज 5 इंटू 5 अपॉन 20, तो 5 4 20, इट मीन्स 5/4, 5/4 मीन्स 1.25 वॉट आपके पास पावर कंज्यूम्ड हो जाएगी। बट इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि अगर S2 क्लोज है, स्विच S1 ओपन है, इसने बोला S2 क्लोज है, अगर S2 क्लोज है तो अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो करंट यहां से जा रहा है, करंट को यहां जाने का रास्ता मिल रहा है, 20 ओम से जा रहा है, 20 ओम से जाने के बाद ये यहां से भी जा रहा है, यहां से जाने के बाद जब ये करंट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां तो ये इधर नहीं जा सकता, यहां से ये डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाकर अगर ये इस तरफ से अपना पाथ कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि ये पाथ तो कंप्लीट है, ये सर्किट उसने बोला कंप्लीट कर दे, तो इट मीन इसको पूरा पाथ मिल रहा है, लेकिन यहां पर आने के बाद आप देखोगे ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां आने के बाद अगर यहां और यहां ये शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये बीच में उन्होंने वायर जोड़ दी, तो अगर हम यहाँ शॉर्ट कर देंगे तो भी हमारा ये वाला पाथ है या नहीं है बराबर हो जाएगा, इसलिए 20 ओम का ही हमने रजिस्टर लिया है। अगर हम इस तरफ से पाथ को लेके जाने की कोशिश करते, अगर ये चीज नहीं होती बीच में तो हम ले सकते थे, बट अब ये भी है तो इस वजह से शॉर्ट हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ से इसको 60 को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 20 पे लेंगे, तो पावर कंजम्पशन पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। In question number 90, diagram shows a pulley used to lift an iron beam of length 3 meter and it is lifting with the help of this pulley and weight of this is 100 kgf lying on the ground. Calculate the minimum effort needed to just lift the beam off the ground. मतलब बीम को उठाने के लिए, जस्ट उठाने के लिए हमें कितना करना है, और assumption दी है no loss of energy। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं बीम की टोटल लेंथ कितनी है, इट इज 3 मीटर। बीम की टोटल लेंथ 3 मीटर है, और हम कहां से लगा रहे हैं, एफर्ट हम कहां से लगाएंगे, कॉर्नर पॉइंट से लगा रहे हैं, क्योंकि हुक के साथ यही पॉइंट कनेक्ट करा है, तो ये पॉइंट हमारा ऐसे जा रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ है। अब उसका जो वेट दिया है, यानी कि 100 kg ऑफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो यहाँ पर आगे आपके पास 100 kgf का वेट। अब यहाँ फलक्रम है, ये फिक्स पॉइंट फलक्रम हमारा इस तरफ आ रहा है, और फलक्रम हमारा यहाँ से 0 लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। टोटल रोड की लेंथ 3 मीटर है, 100 kgf सेंटर पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से हम एफर्ट लगा रहे हैं जो कि इस रॉड के लिए लोड है। तो अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास जितना भी आएगा इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट अब कितना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है, अगर हम यहां से देखेंगे तो ये कितना है, 3 है, इंटू इसको हम फोर्स एज्यूम F कर लेते हैं, या X कर सकते हैं आप, इंटू यहाँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए कितना है, 100 का F है, और यहाँ पर D कितना हो गया, सेंटर हो गया, मतलब उसका हाफ हो गया 1.5। तो यहाँ से F कितना निकल जाएगा, 100 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3, डेसिमल कैंसल, 2 आ जाएगा, 50 आ गया, यानी कि 50 जो यूनिट लिया वही लेना है। तो 50 kgf का यहाँ पर हमारे पास फोर्स लग रहा है जिससे इसको उठाया जा रहा है। अब इस पुली सिस्टम का MA कितना है, क्योंकि 4 नंबर ऑफ पुलीज हैं, तो VR कितना होगा, 4 होगा, MA भी 4 होगा। हम आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं क्योंकि उसने बोल दिया एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो इट मींस MA का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, लोड अपॉन एफर्ट। एज MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ पुलीज यूज हुई है,
तो जब हम पुलिस सिस्टम पे जाएंगे तो एम ए आइडियल केस में भी दिया हुआ है हमें, तो 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू लोड हमारा अब कितना हो गया इस बार का 50 kgf का हो गया, और एफर्ट हमारे को कितनी नीडेड है, तो यहां से एफर्ट आ जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू 50 और डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना आ गया 12.5 kgf का आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि 100 kgf की जो बार है वो 12.5 kgf का एफर्ट लगाकर आप उसको लिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 12.5 का आंसर आ गया। इन नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द बीम इज बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, जब हम इस बीम को उठा रहे थे विद द अदर एंड टचिंग द ग्राउंड, अभी तक दूसरा एंड उसका ग्राउंड पे ही है, स्टेट विद द रीजन वेदर द एफर्ट नीडेड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेन कांस्टेंट। क्या आपके एफर्ट लगाने में कुछ चेंज आएगा जब तक रॉड इसको टच कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है। तो आप ये देखिए उसका एफर्ट आर्म और लोड आर्म तो सेम ही रह रहा है, तो रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म रिमेन्स द सेम। इसीलिए हमारे को, क्योंकि वैसे भी जब आप कोई मशीन डिजाइन करते हो तो जो उसका वेलोसिटी रेशियो होता है वो फिक्स होता है, तो एफर्ट आर्म या लोड आर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो फिक्स है, इसीलिए आपका एफर्ट नीडेड सेम रहेगा जब तक वो ग्राउंड पे है। हाँ, अब जब वो ग्राउंड से लिफ्ट हो जाएगा तो उसमें चेंज जरूर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन आपको कौंसिल ने ऑलरेडी जो हिंट आंसर की दी हुई है उसके अंदर भी इसी तरह से दिया है कि व्हेन द बीम इज लिफ्टेड इट इज अ लीवर इन द बिगिनिंग। शुरू में वो लीवर की तरह बिहेव करेगा, तो हमने उसको लीवर के फॉर्मूला से इतना ऐसे आराम से सॉल्व कर लिया। उसके बाद इन द बिगिनिंग टिल इट्स अदर एंड इज टचिंग द ग्राउंड वर्टिकली बिलो द पुली, जब तक उसका ग्राउंड पुली का नीचे टच कर रहा है ग्राउंड को, तो ग्राउंड भी तो हेल्प कर रहा है ना उसकी। हाँ, जब उसको हम पूरा ही ऊपर लिफ्ट कर देंगे तब उसका आंसर चेंज हो जाएगा, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 10। Next is, you are doing an experiment on the refraction of light in your physics laboratory. ABCD is a rectangular block. A ray of light is incident obliquely on the surface AB. तो ABCD आपके पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, हम इसका यही वाला प्लेन दिखाएंगे और AB पर रे आ रही है, obliquely मीन्स मेकिंग एन एंगल आ रही है यहाँ पे, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है और इंसिडेंट रे को एरो लगाना है, ये नॉर्मल आ गया। व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयर, रेयर मीन्स एयर, टू डेंसर मीडियम ग्लास में एंटर होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी ये एंगल इससे आई से छोटा आ जाएगा, आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन फर्स्ट सरफेस। व्हेन इट स्ट्राइक अगेन ऑन द सेकंड सरफेस, दिस इज ए बी सी डी, तो जब सीधी सरफेस पे आएगा तो यहाँ पर ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, हालांकि ये है तो रिफ्रैक्शन ही है लेकिन अंदर से ये रहेगा। अब बाहर जब जाएगा तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां से जो आपकी ये रे आ रही है और ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल आएंगी, आप स्केल से करेक्टली बनाएंगे, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपने जरूर शो करना है, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, तो ये डिस्टेंस आपने जरूर शो करना है। ड्रॉ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, जो हमने कर दिया। ऑल्सो शो हाउ इट एमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक, बाहर आ रही है। हाँ, इसको बस थोड़ा सा पैरेलल दिखाने की कोशिश करनी, क्योंकि ग्लास स्लैब पैरेलल होता है तो यहाँ ये चीजें पैरेलल होनी चाहिए, तो ये आपका डिस्टेंस आप इस तरह से पूरा शो करेंगे और पैरेलल दिखाएंगे एमर्जेंट रे को, और एंगल को भी एंगल ऑफ इमरजेंस को ई से दिखाएंगे। अब उसने नेक्स्ट में बोला शो द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमने दिखा दी। विच टू पेयर्स ऑफ एंगल रिमेन द सेम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो सेम कौन से रह रहे हैं आपको पता है, पैरेलल, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट सरफेस, यानी कि यहाँ जो आर है और इसको आर डैश ले लेते हैं, तो आर और आर डैश जो यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ऑन द सेकंड सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकंड सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो दोनों सेम आ जाएंगे, तो ये दोनों हमारे पास पेयर आ रहे हैं जो कि पैरेलल होने की वजह से सेम आएंगे। थर्ड में बोले थे सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड फर्स्ट विद रेड एंड देन विद ब्लू लाइट, तो आर भी लिया और ब्लू भी लिया हमने। विच कलर विल सफर ग्रेटर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हमें बोला ग्रेटर, तो ग्रेटर किसकी होगी, जिसकी कम होगा। लेमडा कम किसका होता है, रेड का या ब्लू का, तो कम किसका होता है, ब्लू का। 4000 होता है ब्लू का, तो ब्लू का कम हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सो मोर फॉर ब्लू कलर। In next part, an element
ZPA, आपके पास ZPA एक एलिमेंट दिया गया है, एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो क्या लिखते हैं हम उसके लिए 2He4, ये एमिट हो रहा है। तो इसके बाद कोई भी इसका आप डॉटर न्यूक्लियस का कोई भी और सिंबल ले सकते हैं। P और Q उसने क्वेश्चन में दे दिए तो हम वो नहीं ले सकते हैं, तो आप बाकी कोई भी ले लीजिए, हमने R ले लिया। तो Z से जब आपके पास यहाँ कम हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, ये डॉटर न्यूक्लियस हो जाएगा। उसके बाद कंसेक्टिवली 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट होने हैं। अब R आ गया, R का एटॉमिक नंबर Z-2 A-4 है, उसमें से बीटा पार्टिकल यानी कि -1 E0 एमिट हो गया, यानी मास नंबर हमारा 1 इंक्रीज हो जाएगा। हमने यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस S ले लिया, तो Z -2 करेंगे लेकिन +1 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, Z-1 ही आ जाएगा। Z-1 आ गया और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता इसके बीटा पार्टिकल के एमिट होने से। अब जब हम S लेंगे, Z-1 आ गया, A-4 आ गया। अब जो निकल रहा है बाहर उसको इन्होंने नाम दिया है Q से, तो अब जो पार्टिकल एमिट हो रहा है उसको हमने डॉटर न्यूक्लियस को Q कहना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक और बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, यानी मास नंबर अभी Z-1 है, एक और बार इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर से Z आ गया, यानी एटॉमिक नंबर Z आ गया और मास नंबर रिमेन सेम A-4 रहा। तो ये तो आपको कैलकुलेशन के लिए दिखाया, अदरवाइज ये आपके डॉटर न्यूक्लियस हो गए। तो आपके पास इनिशियली क्या दिया था, जो फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है आपके पास वो आपको P की फॉर्म में दिया हुआ है, तो PZA आपके पास पेरेंट था, और लास्ट में जो Q आया है उसमें भी Z है और A-4 है। तो आपसे पूछा गया है, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा दी, व्हाट आर P एंड Q कॉल्ड, तो P और Q का क्या नाम देंगे। इनके एटॉमिक नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं सेम है, और मास नंबर जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो स्पेशल नेम गिवन टू देम इज आइसोटोप्स, हम दे देंगे इनके लिए। In next question, in the graph, a given quantity of ice is converted to water. What does the portion AB represent? जो ये पोर्शन AB है जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मेल्टिंग ऑफ आइस। यहाँ आप देख रहे हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है इट इज मेल्टिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर आ जाएगा। बट क्योंकि मेल्टिंग फेज दिखा रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, क्योंकि लेटेंट हीट होती है, आपको पता है इसमें चाहे टेम्परेचर सेम रह रहा है, चाहे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो दिस इज मेल्टिंग ऑफ आइस। व्हाई इज द पोर्शन ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब यहाँ पर वही उसने पूछ लिया कि ये ए बी टाइम एक्सिस के पैरेलल क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग ऑल्दो वी आर अप्लाइंग हीट, बट हीट इज यूटिलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी। प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी अगर देता तो वो उनका टेम्परेचर चेंज होने के साथ उनका फेज भी चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर अभी काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचेगा ही नहीं। इंटरमोलिकुलर जो पर्टिकुलर स्पेस होती है उसी को इंक्रीज करने में वो एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो जाएगी, उतनी देर के लिए टेम्परेचर सेम रहेगा, जिसको हम लेटेंट हीट के नाम से यानी हिडन हीट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, हमने बस इतना लिखना है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट। उसका रीजन उसने नहीं मांगा, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर सेम क्यों रहा, क्योंकि वो टेम्परेचर जो हीट सप्लाई हमने करी वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो गया। नेक्स्ट इज व्हाई इज द स्लोप OA स्टीपर देन स्लोप BC। OA वाला ये वाला जो स्लोप है ये कम है और वो वाला ज्यादा आ रहा है आपके पास, तो OA स्टीपर है, मतलब ज्यादा सीधा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आइस की है इज लेस देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की होती है। दैट इज व्हाई आइस नीड्स लेस क्वांटिटी ऑफ हीट देन वाटर फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। इतना सा रीजन देंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि OA की देख ही रहे हो आप, ये स्टीपर है, मतलब उतने ही उसमें ज्यादा स्लोप ले रही है। y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस का अगर आप रेशियो निकालोगे तो ज्यादा आएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 94 आपके पास नॉर्मल क्रिटिकल एंगल और इसका ही क्वेश्चन है, जिसमें हम अलग अलग रेज के लिए ड्रॉ करते हैं कि जो जो रेज आ रही हैं उनका एंगल हम चेंज करते जा रहे हैं। जो लाइट की वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें हम आपके पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बस यहाँ हमने चेंज क्या किया है कि यहाँ से लाइट रे डेंसर मीडियम से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये O पॉइंट है, यहाँ से आ रही है। जो रे 90 डिग्री एंगल बनाएगी वो आपको पता ही है कहाँ जानी है, वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो ये पहला रे हो गया। उसने दिया ये रेयर मीडियम इज एयर है, ऊपर वाला विद द डेंसर मीडियम इज वाटर है, नीचे यहाँ पर ये वाला जो हमारा ये वाटर वाला मीडियम दे दिया इसने।
रीड्रॉ द डायग्राम बाय शोइंग द पाथ ऑफ रेज। अब दूसरी रे आ रही है, हमने OA ऑलरेडी ड्रॉ कर दी जो अनडिवाइडेड चले जाएगी। अब यहाँ से हम OB लेंगे, OB जब हमने रे लिया तो फिर से वो नॉर्मल को स्ट्राइक करेगी, बट ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। डेंसर से रेरर मीडियम में लाइट हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, मींस हम एंगल दिखाएंगे कि I है और R है, लेकिन यहाँ पर R जो है वो ग्रेटर देन I आएगा, तो ये बाहर निकल जाएगी। अब नेक्स्ट केस में आपके पास क्या आ रहा है, OC और O, मतलब हमने ये भी दिखाना है, OC का भी दिखाना है। तो OC का जब आप दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, OC वाली जो एंगल है वो एंगल आपको दिया हुआ है 48 डिग्री का, तो और साथ में दिया क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम का 48 ही है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल अगर 48 है तो यहाँ पर आप नॉर्मल के साथ 48 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया और क्रिटिकल एंगल का मतलब है लाइट रे सीधी यहीं से आ जाएगी। और दूसरे केस के लास्ट केस के लिए ये हमने C के लिए बनाया, ये B के लिए है, अब हम D के लिए बना रहे हैं। D के लिए क्या हो जाएगा, जब इससे और एंगल को इंक्रीज कर देंगे तो 48 से भी ज्यादा हो जाएगा। जब 48 से ज्यादा हो जाएगा तो क्रिटिकल मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। जब इंक्रीज हो जाएगा तो TIR होगी, तो TIR के केस में यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री दिखाना जरूर है, क्योंकि इस केस में I और R इक्वल शो करने जरूरी होते हैं। TIR के लिए आपके नॉर्मल जो हमने लॉज पढ़े हुए हैं रिफ्लेक्शन वाले वो इसके अंदर फॉलो होता है, तो 60 और 60 हमने शो करना है। यहाँ पर 42 का एंगल दिखाया हुआ था, यहाँ वाला जो एंगल है ये 42 है, तो ये मोर देन 42 आ जाएगा। 48 पे ये 90 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा। यहाँ जितना I होगा उतना ही आपके पास R हो जाएगा। इन लास्ट क्वेश्चन आपको हाइड्रोलिक पावर स्टेशन दिया, वाटर इज फर्स्ट स्टोर्ड इन अ डैम एट हायर एल्टीट्यूड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग स्टोर्ड एट हायर एल्टीट्यूड। क्यों हम पानी को ऊपर स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली हाइट की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी वो इसके बाद आंसर आ जाएगा। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन ए टरबाइन, जब वही पानी हमने हाइट से नीचे फेंका तो टरबाइन के ऊपर गिरा, व्हाट चेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फॉर द वाटर, तो उससे क्या हो जाएगा, टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, सम पार्ट ऑफ इट इज आल्सो कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यहाँ पर हीट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों आंसर आएंगे। व्हाई इज दिस टरबाइन कनेक्टेड टू द आर्मेचर ऑफ जनरेटर, जनरेटर के साथ कंबाइन ही हमने क्यों किया है, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, तो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसको आर्मेचर को जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। विच बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स इज फॉलोड बाय द होल मैकेनिज्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपको पता है टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। With this, I conclude my today's video. Hope the solutions given by me help you in solving these competency-focused practice questions. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel. And please don't forget to press the bell icon, ताकि मैं जो भी competency-focused और subject के questions solve करूँगी, उसमें भी मैं आपकी help कर पाऊँ. Thank you.